नमस्कार। ब्लॉग एंड झील के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियोस जो हमारे लेफ्ट ओवर करंट अफेयर्स हैं उनको भी कवर करते हुए हम पार्ट बाय पार्ट 4 से 5 वीडियोस में कवर कर लेंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है, उसको कवर करते हुए चलेंगे। जो भी करंट अफेयर्स छूट गए हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 हाल ही में सुर्खियों में रहा था, तो इसके बारे में जानते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन सी इंस्टीट्यूशन जारी करती है? तो ये दो संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। एक कैटो इंस्टीट्यूट, ये अमेरिका की है, अमेरिका की कैटो इंस्टीट्यूट, और दूसरी है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये है कनाडा की है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि पहला स्थान किसका है और इंडिया की रैंकिंग कौन सी है। तो पहला स्थान ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। हाँ, ये भी देख लेते हैं कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो जारी होता है वो किन पैरामीटर्स में जारी होता है। ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्रीज जो भी अपना रैंक बनाने वाली हैं, गेन करने वाली हैं, उनके जो नागरिक हैं उनका निजी यानी प्राइवेट, सिविल और आर्थिक रूप से उनकी स्वतंत्रता क्या कहती है ना। ये है आर्थिक रूप से उनकी स्वतंत्रता क्या कहती है। तो ये 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए टोटल 162 देशों के बीच में ये रैंकिंग की गई है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स टोटल 162 देश शामिल हुए थे, जिनमें पहला स्थान प्राप्त किया है न्यूजीलैंड ने। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? न्यूजीलैंड ने प्राप्त किया है पहला स्थान। दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड को शॉर्ट में स्विट्ज लिख देते हैं, स्विट्जरलैंड। थर्ड स्थान प्राप्त किया है हांगकांग ने। हांगकांग नोट करते जाइएगा। हांगकांग ने थर्ड रैंक पे है। और इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया है हमारा 111वें नंबर पे। इंडिया हमारा है 111वें नंबर पे। 111वें नंबर पे इंडिया है। और अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान अगर हमसे किसी मामले में आगे निकल जाता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है ना। हमें ये लगता है कि नहीं, ये रैंकिंग तो गड़बड़ है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान कुछ मामलों में हमसे बेहतर होने की कोशिश में है ना। 149 रैंक पे है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। वहां पे लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है, फिलहाल इस मामले में पीछे है ना। बांग्लादेश की बात करें, अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश 139वें नंबर पे है। सीरिया की बात करें, सीरिया सुर्खियों में रहता है। सीरिया सबसे निचले पायदान पे है। सीरिया 162। लोगों की आजादी के मामले में निजी, सिविल और आर्थिक रूप में अगर देखी जाए तो सीरिया सबसे लास्ट कंट्री होता है। पहले नंबर पे है न्यूजीलैंड, सेकंड पे है स्विट्जरलैंड, थर्ड पे हांगकांग। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का ऐसा पहला राज्य बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। देश का ऐसा पहला राज्य जहां 3 राजधानियां स्थापित करने के विधेयक को वहां के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि जो स्टेट में बैठता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो हाल ही में 3 राजधानियां स्थापित करने के विधेयक को राज्यपाल ने पास कर दिया है? बताइए। हाल ही में देश का पहला ऐसा राज्य बना है आंध्र प्रदेश सही ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसकी 3 राजधानियां डिसाइड की गई हैं। यहां के राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दी है। तो राज्यपाल कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। वहां के राज्यपाल हैं। और 3 राजधानियां जो डिसाइड की गई हैं,
पहली है विशाखापट्टनम, याद रखेंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है कार्यकारी राजधानी, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कार्यकारी राजधानी, है ना। कार्यकारी, जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो काफी ज्यादा हौच पौच चल रही थी कि क्योंकि तेलंगाना, हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी वो तेलंगाना में आ गई थी। तो हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल को लेकर बहुत ज्यादा ओहपो हो रही थी, काफी ज्यादा हौच पौच चलता रहा। तो अलग अलग, आंध्र प्रदेश काफी ज्यादा विस्तृत एरिया में है, तो आंध्र प्रदेश के जो कार्यकारी राजधानी है उसे डिसाइड किया गया विशाखापट्टनम को, सरकार यहीं से काम करेगी, विशाखापट्टनम में गवर्नमेंट बैठेगी और यहीं से काम करेगी। अमरावती दूसरी राजधानी है, अमरावती। अमरावती की बात करें तो अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल, जहां पे राज्य की विधानसभा होगी, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल, यहां पे राज्य की विधानसभा होगी। और एक और है, तीन कैपिटल डिसाइड की, तीन कैपिटल की बात की है हमने, तो तीन कैपिटल में तीसरा कौन सा है? कुर्नूल। कुर्नूल है तीसरी कैपिटल, कुर्नूल। कुर्नूल होगी जुडिशियल कैपिटल, न्यायिक राजधानी होगी, यहां पे हाईकोर्ट होगा, न्यायिक राजधानी, ये न्यायिक राजधानी होगी कुर्नूल, यहां पे हाईकोर्ट होगा, हाईकोर्ट होगा कुर्नूल में आंध्र प्रदेश का। विशाखापट्टनम में होगी कार्यकारी राजधानी और अमरावती होगी लेजिस्लेटिव राजधानी, जहां पे राज्य की विधानसभा होगी। ठीक है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये तीन है। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, को कब लागू किया? इसे कब लागू किया है इसके बारे में बताएंगे। अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहा था और काफी ज्यादा चर्चा में रहा, अगर देखा जाए तो इस साल का ही न्यूज है ना। ये कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से, 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। 10 जनवरी 2020 से इसके बारे में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था, इसने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। और इसमें था क्या कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां से भारत आए, यहां से भारत आए 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2014 तक के हिंदू, जैन, पारसी, ध्यान रखेंगे, हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये 6 जातियां हुई, हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख और ईसाई। ये भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके थे। और सबसे खास बात यह है, सबसे खास बात यह है कि ये भारत में 5 साल रहने के बाद, अगर इन्हें ये भारत में 5 साल से रह रहे होंगे तो इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। पहले ये क्या था कि 5 साल रहने के बाद अब इन्हें मिल रही है, पहले ये थी 11 साल। 11 साल, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 11 साल थी, उसे घटाकर 5 साल किया गया। 5 साल भारत में रहने के बाद ये भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं। ये था, और एक खास बात और छूट रही है इसमें, इसमें यह छूट रही है कि यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट इन्हीं एरियो में हुआ था, लेकिन असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, इनके जो आदिवासी क्षेत्र हैं, इन पर यह कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, इन पर यह कानून नहीं लागू होगा। अगला है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी को
अपना राज्यगान का दर्जा दिया है? क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। बंदे उत्कल जननी, वीडियो को पॉज कीजिए और माइंड अप्लाई कीजिए, आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, बंदे उत्कल जननी, बंदे उत्कल जननी। बंदे उत्कल जननी को उड़ीसा ने, इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा ने इसे बंदे उत्कल जननी, बंदे उत्कल जननी को अपना राज्यगान घोषित किया है, राज्यगान का दर्जा देने की बात कही है। कब ये डिसाइड हुआ था? 7 जून 2020 को, 7 जून 2020 को ये डिसीजन लिया गया है। और ये बंदे उत्कल जननी लिखा किसने था? ये कविता है, ये कविता है जिसे लिखा था लक्ष्मी कांता महापात्र ने। याद रखेंगे इनका नाम भी, लक्ष्मी कांता महापात्रा, ठीक है। लक्ष्मी कांता महापात्रा, लक्ष्मी कांता महापात्रा जी इसके लेखक थे। और ये तब हुआ, इन्होंने 1912 में ये कविता लिखी थी, 1912 में, 1912 में ये कविता लिखी थी। और किस बेस पे लिखी गई थी? जब उड़ीसा को एक अलग राज्य घोषित करने की बात कही जा रही थी, उड़ीसा को एक अलग राज्य घोषित करने की बात कही जा रही थी, तब ये कविता लिखी गई थी, जिसे आज उड़ीसा ने अपना राज्यगान बना दिया है, बंदे उत्कल जननी को। अगला देखते हैं, सुर्खियों में रहा सेंट्रल विस्टा। हाल ही में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ये है क्या? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके तहत संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत जो है संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। जो पुरानी संसद भवन बिल्डिंग है उसके जस्ट बगल में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, पहले फेज में ये 3 किलोमीटर में के एरिया में सेंट्रल विस्टा फैला हुआ है। तो ये जो है संसद भवन के निर्माण में अग्रणी रहेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है नए संसद भवन के निर्माण करने का, सेंट्रल विस्टा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट, बिना तलाशी और गिरफ्तारी का वारंट या गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। पॉज करना है, आंसर देना है। आंसर आपके सामने है, किस राज्य ने? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है। उस स्पेशल फोर्स में कोई अलग पावर दी गई है, और पावर क्या क्या दी गई है? उस स्पेशल फोर्स को स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक बनाई गई है, जिसे विशेष पुलिस फोर्स कहा गया है। एक विशेष पुलिस फोर्स का गठन किया गया है, जिसे नाम दिया गया है यूपीएसएसएफ। यूपीएसएसएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना। ये जो है किन किन क्षेत्रों में डिप्लॉयड रहेंगी? ये डिप्लॉयड रहेंगी कोर्ट के आसपास, हाई कोर्ट जहां पे होगा उत्तर प्रदेश में, कोर्ट जहां पे होंगे, एयरपोर्ट के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास ये फैले रहेंगे सैनिक, मेट्रो वाली जगहों पे फैले रहेंगे, मेट्रो वाली जगहों पे इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। मेट्रो वाली जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके हाथों में रहेगी। इन्हें विशेष अधिकार क्या दिया गया है कि बिना वारंट, बिना तलाशी की तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी, तुरंत गिरफ्तार व्यक्ति को। हाँ, ये पावर भी दी गई, तुरंत गिरफ्तार व्यक्ति को किसी न किसी थाने में के हवाले करेंगे और सीनियर अफसर को जानकारी देनी होगी तुरंत। यूपीएसएसएफ का प्रत्येक सदस्य हमेशा ऑन ड्यूटी होगा। इसके जितने भी सदस्य हैं हमेशा कभी भी ऑफ में नहीं होंगे, हमेशा ऑन ड्यूटी पे रहेंगे। ड्यूटी के दौरान किए गए कार्य, सबसे खास बात यह है कि ड्यूटी के दौरान जो भी कार्य किए गए होंगे, इनको लेके कोर्ट गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना उन्हें आपराधिक घोषित नहीं कर सकती, आपराधिक कार्य घोषित नहीं कर सकती, या आपराधिक फैसला कोर्ट नहीं ले सकती विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका हेड होगा जो एडीजी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के रैंक का एक ऑफिसर होगा, जो इसका हेड होगा, सुपरविजन करेगा, ठीक है। इतनी जानकारी स्पेशल फोर्स के बारे में बहुत है। आगे देखते हैं एमएसपी। एमएसपी को लेके बड़ा ही मामला इस समय सुर्खियों में रहा। एमएसपी को लेके जैसे केंद्र सरकार ने
जितने भी बिल बनाए, किसान अमेंडमेंट बिल जो बनाया था उसको लेके अभी भी प्रोटेस्ट जारी था। पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए थे उसके विरोध में। कुछ किसानों को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट उनके फेवर में डिसीजन नहीं ली, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं, हमने एमएसपी को हटाने की बात नहीं कही है, एमएसपी जो का तो बना रहेगा। तो गवर्नमेंट ने जो है एमएसपी जो होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि किसी भी उत्पाद का जो किसान पैदा करता है, किसी भी अनाज का, तिलहन का, किसी भी चीज का, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो गवर्नमेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य वो सरकार तय करती है और साल में 2 बार तय करती है। एक बार रबी की फसल के लिए, एक बार खरीफ की फसल के लिए। ठीक है, साल में 2 बार तय करती है। और ये जो दो बार तय करती है उसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किसी भी चीज का रेट, जैसे गेहूं ले लीजिए, उसका एक मिनिमम रेट डिसाइड करेगी कि इससे नीचे अगर मार्केट रेट चला भी जाएगा तो गवर्नमेंट इस रेट पे ही आपका गेहूं, किसान का गेहूं खरीदेगी। अगर उससे ऊपर जाता है तो भी उसी रेट में किसान खरीदेगी। तो इसमें तो किसान का नुकसान भी हो जाता है कि अगर भाई मार्केट रेट, अगर किसी चीज की वैल्यू 20 रुपए है, मार्केट रेट अगर 25 हो गया तो किसान सरकारी मंडीज में, सरकारी एफडीआईज में जाकर न बेचने की अपेक्षा वो कोशिश करते हैं कि बाहर मार्केट में हम बेचेंगे, है ना, जहां उनको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर मार्केट में उस चीज का रेट जिसका एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने 20 रुपए रखा हुआ है, अगर वो मार्केट रेट 13 रुपए हो जाता है तब भी गवर्नमेंट उसे 20 रुपए में ही खरीदेगी। यहां पे किसानों को फायदा हो जाता है। क्लियर है? ये था एमएसपी। तो गवर्नमेंट ने भी हाल फिलहाल में ही रबी की फसल के लिए एमएसपी डिसाइड कर दिया है। पहले जो खरीफ की फसल के लिए डिसाइड किया था, देखिए यहां पे लिस्ट लिखी हुई है, ये बढ़े हुए रेट हैं, पहले की अपेक्षा जो बढ़े हुए रेट थे। मूंगफली के लिए 185 रुपीज़ ये पर क्विंटल का रेट है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेट, ये पर क्विंटल का रेट है। मूंग 7196 रुपीज़ पर क्विंटल होगा। पिछले वर्ष के मुकाबले 146 रुपीज़ में इसमें बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली का आपके सामने रेट है 5275 रुपये, 185 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। सूरजमुखी बीज 5885, 5885 पर क्विंटल, 235 रुपये का इजाफा हुआ है। राम तिल की बात करें तो 6695। ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इनका रेट पूछ लेता है कभी कभी कि कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई या कितना एमएसपी चल रहा है। तो हम रबी की फसल की बात करेंगे जो अभी खेती स्टार्ट हुई है। तो खेती स्टार्ट होने के पहले ही गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि, तो किसान ये देखते हैं कि किस चीज़ में हमें ज़्यादा फायदा है, किस चीज़ की लागत मूल्य ज़्यादा है, हम वही पैदा करेंगे। तो किसानों को कि खेती करने से पहले ही गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना होता है। तो अभी गेहूं की एमएसपी किसने डिसाइड की है? गवर्नमेंट ने 975 रुपीज़। पहले था ये 1925 रुपये, 1925 रुपये पर क्विंटल था। अभी ये 975 रुपीज़ पर क्विंटल। जौ का रेट कितना है? 1600 रुपये। जौ का रेट है 1600 रुपये, नोट करते जाइएगा। जौ का रेट 1600 रुपये है, पहले ये था 1525 रुपये, 1525 रुपये। धान का रेट क्या है? 1868 रुपये। धान का एमएसपी 1868 रुपये डिसाइड किया है। सरसों का 4650 रुपये, 4650 रुपये है। पहले था सरसों का रेट 4425 रुपये। ठीक है। चना की बात करें तो चना 5100 में पहुंच रहा है। मसूर भी 5100 में पहुंच रही है। मसूर 5100 में पहुंच रही है। चना का रेट पहले कितना था? 4875। पहले के रेट से थोड़ा कम मतलब है। जो अभी लेटेस्ट एमएसपी डिसाइड हुए हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको जरूर याद करेंगे, माइंड में जरूर रखेंगे। धान का 1867, जौ का 1600, गेहूं का 1975, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसे नोट कर लेंगे। और ये एमएसपी डिसाइड कब हुआ था? ये एमएसपी 1960 में, अगर देखा जाए तो 1960 में हरित क्रांति को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी प्रोडक्ट थे, जितने भी उत्पाद थे किसानों द्वारा पैदा किए गए थे, उनको बेचने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, मिनिमम किसी भी चीज़ का एक मिनिमम मूल्य रख देते हैं, उसी पे हम खरीदेंगे, उसी पर हम किसानों से वो लेंगे, है ना। 1965 में एक खास बात और है इसकी कि 1965 की बात करें तो 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बना था।
इसी के रिकमेंडेशन पे, आज भी इसी के रिकमेंडेशन पे ये जो भी फाइनेंशियल वो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन इसी के रिकमेंडेशन पे जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, इसी के रिकमेंडेशन पे एमएसपी जब ये रिकमेंड करते हैं कि किसी चीज का मूल्य इतना होना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है उसको इंप्लीमेंट करती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, जहाजरानी मंत्रालय। जहाजरानी मंत्रालय का नाम हाल ही में चेंज किया गया है। जहाजरानी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका नाम बदलकर रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। हिंदी में इसे बोलते हैं पोर्ट्स बंदरगाह, शिपिंग शिपिंग जहाजरानी, ठीक है, वाटरवेज मतलब जलमार्ग, मंत्रालय कहा गया है इसे, ठीक है। अगला देखते हैं, किस राज्य ने फरवरी 2020 में कावेरी डेल्टा क्षेत्र को कृषि के लिए संरक्षित किया है? ये तमिलनाडु ने किया है, तमिलनाडु ने। और ये इसलिए किया है कि कृषि के भाई नदी के आसपास का एरिया है तो वो कृषि के लिए तो उपजाऊ है ही है, लेकिन किसी भी परियोजना को लागू करने के लिए, और अगर मान लो अन्य कोई परियोजनाएं इस नदी के आसपास लागू की जाती हैं, क्योंकि कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का जल विवाद काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जल विवाद काफी ज्यादा बना रहता है इनका, है ना। तो इनको जो है तमिलनाडु से होकर जो कावेरी नदी का एरिया है, वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी परियोजना लाने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने उस क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है। अगला देखते हैं, हंगर इंडेक्स 2020। हंगर इंडेक्स 2020, इंडेक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें आप जरूर याद रखें। भूखमरी सूचकांक 2020 जारी किया गया है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इस दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जारी करती हैं, ध्यान रखेंगे, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर ही लाइफ। ही साइलेंट हो जाता है, लाइफ ही है, बट इसको प्रोनाउंसिएशन के लिए हम बोलते हैं ही लाइफ, ठीक है। ही साइलेंट, लाइफ है, वर्ल्ड हंगर लाइफ, ठीक है। ये पहला कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है वो आयरलैंड की संस्था है, और दूसरी जर्मनी की, ठीक है। वर्ल्ड हंगर लाइफ ये जर्मनी की संस्था है। इसमें अगर देखा जाए तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? पहला स्थान यानी कि पहले नंबर पे कौन है? बेलारूस। एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क, ठीक है। मिन्स्क इसकी कैपिटल है, पहले नंबर पे है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। इंडिया 94th रैंक पे है हंगर इंडेक्स में, हम डिस्कस कर चुके हैं हंगर इंडेक्स 2020 को लेके। इंडिया 94th रैंक पे है। बांग्लादेश, पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों पे हमारी नजर रहती है कि कौन हमसे आगे जा रहा है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा पीछे हैं। भुखमरी हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो टोटल आबादी का 14% अल्पपोषित है। 14% टोटल आबादी का अभी भी अल्पपोषित है इंडिया में, है ना। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 75वें नंबर पे है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस मामले में हमसे ऊपर है, 88 नंबर पे है। कंपैरिजन टू इंडिया, भाई देखिए ये भी आता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये भी जनसंख्या के मामले में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। इनकी भी जनसंख्या कम नहीं है ना। कंपैरिजन टू इनका क्षेत्रफल, इनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन कुछ रीजंस की और भी हैं जिनकी वजह से 94th पायदान पर पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो 88th पर है। नेपाल की बात करें तो नेपाल 73 पे है, नेपाल 73rd पे है। और श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका होता है 64th पे। श्रीलंका की कंडीशन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी है ना। श्रीलंका छोटा सा देश है, श्रीलंका इसकी कंडीशन भुखमरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ध्यान दे तो ये टोटल 107 देशों में ये रैंकिंग बनी है, और इंडिया की रैंक कितनी है?
इंडिया की रैंक है 94। 94 है तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है ना। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से इंडिया पीछे हो रहा है। और 107 देशों की बात करें तो 107 देशों में तीन देश तीन देश ऐसे हैं जो 107वें नंबर पे हैं। तीन देश ऐसे हैं जो 107वें नंबर पे हैं। कौन कौन सा? चाड। चाड ये अफ्रीका का एक देश है। दूसरा मेडागास्कर। मेडागास्कर की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, अफ्रीका का ही एक द्वीप है मेडागास्कर, अफ्रीका का ही एक द्वीप है। और तिमोर, ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीप पड़ता है तिमोर। ये तीन जो है सबसे निचले पायदान पर 107 नंबर पर काबिज है। आगे देखते हैं। अब भारतीय प्रीमियम कपास, भारतीय प्रीमियम, कौन से भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा, मतलब वैश्विक कॉटन के व्यापार के समय किस नाम से जाना जाएगा भारतीय प्रीमियम कपास को, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान रखेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए भारतीय प्रीमियम कपास बोला गया है वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में। तो वो जाना जाएगा कस्तूरी कॉटन के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? कस्तूरी कॉटन के नाम से। और ये, इसकी कुछ गुणवत्ता होगी: सफेदी, सुंदरता, शुद्धता, चमक। और ये इंडियन यानी कि भारतीयता को भी रिप्रेजेंट करेगा, इसकी प्रतिनिधित्व करेगा ये इंडिया। ये जो कस्तूरी कॉटन है, कस्तूरी कॉटन इंडिया का, इंडिया अगर बात करें तो इंडिया कॉटन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कपास का सबसे बड़ा, कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और पर ईयर लगभग 60 लाख टन, 60 लाख टन की पैदावार भी करता है। 60 लाख टन की पैदावार करता है एवरी ईयर, एवरी ईयर करता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 23% कॉटन इंडिया में ही, 23%, 23% कपास, पूरे वर्ल्ड का 23% कपास भारत ही अकेले उत्पादित करता है ना। तो कपास के उत्पादन को लेकर भारत बहुत ज्यादा अग्रणी है। और कस्तूरी कॉटन ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखते हैं। भारत और यूएसए ने कितने वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितने सालों के लिए साइन किया है? यानी कि मेमोरेंडम साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ यूनिट बोलते हैं जिसे। ये साइन किया है इंडिया और यूएसए के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने साल के लिए वैलिड है? ऑप्शन आपके सामने है। ये वैलिड है 10 साल के लिए, 10 साल के लिए साइन किया गया है। इसकी कुछ खास बातें हैं, वो हम जानते हैं। इसकी खास बातें क्या है कि फरवरी 2020 में, ये फरवरी 2020 में साइन हुआ है ये मेमोरेंडम, है ना। बट कुछ परिस्थितियों की वजह से इसे 2 दिसंबर 20 को लागू किया गया है। कुछ असमानताएं आ रही थी जिनको एग्रीमेंट के में साइन किया गया है और उनसे अभी फाइनलाइज कर दिया गया है। और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला, ठीक है। इसके तहत क्या है कि कुछ पॉइंट डिसाइड किए गए हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटी, ये आपस में, यूएसए की और इंडिया की, तो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती हैं। इंडस्ट्रीज हो या यूनिवर्सिटी हो, इंडिया के लोग यूएसए जा सकेंगे और यूएसए के लोग इंडिया आ सकेंगे भारी मात्रा में। और 6 प्रकार की बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं। हम अपनी जानकारी के लिए नोट कर लेते हैं, 6 प्रकार की बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं। कौन कौन सी है, इनको नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिजाइन, दूसरा पेटेंट, तीसरा होता है डेटाबेस, चौथा होता है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, और लास्ट होता है ट्रेड सीक्रेट, व्यापार का सीक्रेट, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट याद रखेंगे। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं: डिजाइन, पेटेंट, डेटाबेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
किस राज्य की विधानसभा ने दिसंबर 2020 में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया है? ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने बिल पास कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आए दिन ऑनलाइन गेमिंग को लेके लोग पैसा लगा दे रहे थे, इन्वेस्ट कर दे रहे थे लड़के, और कर्ज में डूबते जा रहे थे। तो कर्ज में डूबने की वजह से सुसाइड केस बढ़ रहे थे। तो इसको लेके 1 दिसंबर को ये डिसीजन लिया गया है, 1 दिसंबर को, कि ऑनलाइन गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया जाएगा, पास हो जाएगा, और अब जो है ऑनलाइन गेमिंग नहीं होगी। इसमें क्या है कि अगर ना मानने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है और 2 साल तक की सजा मिल सकती है। ठीक है, 2 साल तक की जेल है। आगे देखते हैं स्टेबल बर्निंग क्या है? स्टेबल बर्निंग अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहा है। स्टेबल बर्निंग कब होता है? स्टेबल बर्निंग यानी कि पराली जलाना। पराली की बात करें अगर, तो पराली है क्या? पराली होती है, जैसे धान की खेती होती है, धान की खेती करने के बाद जो हार्वेस्टर होता है, अगर हम उससे धान करते हैं तो जो ऊपर का एक फल होता है वो तो धान की बाली काट ली जाती है, लेकिन नीचे का जो पोर्शन बचता है, नीचे की जो जड़ बची होती है धान, वो खेत में ही रह जाती है। तो ये खेत में रह जाती है, तो किसान इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करते थे कि इनमें आग लगा दिया करते थे। जब इनमें आग लगा दिया करते थे तो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन इलाकों में क्या हुआ करता था कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। भाई इनसे धुआं निकलता था और कई टाइप की गैसें निकलती थी। तो ये जो है पूरा पॉल्यूटेड एरिया हो जाता था वो। तो इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण स्टार्ट किया था। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सफर। जिसका नाम क्या था? सफर। सफर क्या है? पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण के तहत सफर एक एयर क्वालिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? ये एयर क्वालिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एक टाइप का। ठीक है, ये वायु की गुणवत्ता और मौसम का पूर्वानुमान भी लगाता है। वायु की गुणवत्ता मेजर करता है और मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। और पराली जलाने से गैसें कौन कौन सी? स्टेबल बर्निंग, नाम याद रखेंगे, स्टेबल बर्निंग, पराली जलाना। सफर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एयर क्वालिटी और मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। उसके अलावा इसमें कौन कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं जब पराली जलाई जाती हैं? पराली मतलब कि जो बचे हुए खेती के पोर्शन होते हैं वो जब जलाई जाती हैं तो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सबसे पहली मीथेन। मीथेन को बोलते हैं CH4, है ना, मीथेन को बोलते हैं CH4। और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखेंगे, सल्फर भी उत्सर्जित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, और कई कार्सोजेनिक गैसेस उत्सर्जित होती हैं। कार्सोजेनिक गैसें क्या होती हैं कि जो कैंसर का कारण होती हैं, जिनकी वजह से कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी गैसें उत्सर्जित होती हैं उन परालीज को जलाने से। ठीक है, तो ये जो है खास बातें थी जो इसमें जानने लायक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस कानून के विरोध में, केंद्र सरकार के किस कानून के विरोध में हाल ही में सुर्खियों में रहा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन जरूर इस बार पुट अप होने वाला है कि पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के किसानों ने नवंबर दिसंबर में दिल्ली तक मार्च निकाला था, ठीक है, और आंदोलन किया था। तो है क्या क्या? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम, यह है। मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम, ये भी है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, ये भी है ना। ये तीनों सही हो जाते हैं, उपरोक्त के तीनों। देखिए अभी जो किसान को लेके, MSP को लेके जो भी डिसीजन लिया गया है, उसको लेके जितने भी डिसीजन हुए हैं, तो इससे हमारे किसान कुछ असंतुष्ट हैं, है ना। तो सरकार को बैठ के बातें करनी चाहिए, इनको सुलझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन अभी कुछ रीजंस की वजह से केंद्र सरकार और किसान की आपस में सहमति बन रही है। किसान अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं, किसानों को ये डर लग रहा है कि कहीं MSP खत्म ना कर दी जाए। बट गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, हम MSP खत्म नहीं करेंगे। कुछ और रीज़न है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें क्या है कि
जो ठेकेदार होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, वो किसानों को मजबूर ना कर दें, किसानों को ये डर लग रहा है कि मजबूर ना कर दें कि इस एरिया में आप इसी की खेती करेंगे। और किसानों को ये डर लग रहा है कि अगर मान लो वो खेती कर भी देते हैं, खेती कर भी लेते हैं, तो खेती करने के बाद अगर ये आता है कि नहीं इसकी क्वालिटी कमजोर है, इसमें ये गड़बड़ है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट पैदा होना चाहिए था, हम इसका रेट आपको उतना नहीं दे पाएंगे जितने में हमारा आपका एग्रीमेंट हुआ था, तो इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन गवर्नमेंट ने कर दिया है कि इसके लिए तो हाईकोर्ट वगैरह जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि इसको उठा के जो डीएम वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और अन्य लोग होंगे उनके पास भेज दिया है। तो किसानों को इनसे थोड़ा डर लग रहा है। अगला देखते हैं, लोकपाल को लेकर। लोकपाल को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लोकपाल कितने समय के लिए, लोकपाल को कितने समय के भीतर लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का निपटारा करना होगा। इसकी अवधि है 30 दिन। थोड़ा जल्दी करते हैं, डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसमें ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पीएम इंक्लूड होंगे, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होंगे, और सारे मंत्री विधायक जो भी लोक सेवक हैं वो सब इंक्लूड होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री या आज के प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत आने पर लोकपाल की पूरी पीठ बैठेगी। ये लोकपाल क्या है? लोकपाल होता है कि ये एक एंटी करप्शन संवैधानिक निकाय है। लोकपाल जो है वो एंटी करप्शन संवैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। पहले अध्यक्ष जो हुए हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हुए हैं, है ना, पिनाकी चंद्र घोष हैं इसके पहले अध्यक्ष। और इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? इसकी नियुक्ति में पीएम इन्वॉल्व होते हैं, और लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्ति होते हैं, जो न्याय के जानकार हो, जिनको जुडिशियल नॉलेज हो। ठीक है, इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन आता है? जो लोकपाल होता है उसके क्षेत्राधिकार में कौन, जितनी भी ABCD ग्रेड के ऑफिसर हैं, ABCD ग्रेड के ऑफिसर जितने भी हैं वो सब इसके अंडर में आते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं और भी सारे मंत्री आते हैं। केंद्रीय मंत्री और संसद के सदस्यों के अगेंस्ट में अगर शिकायत हो रही है तो उसे लोकपाल की 3 सदस्यों की पीठ बैठेगी और उसे डिसीजन कर देगी। शिकायतकर्ता और जिसके अगेंस्ट में शिकायत की गई है उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी जब तक कि वो केस सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों को बदल दिया है? ठीक है, कुछ आवासीय कॉलोनियां हैं जिनको बदलने की बात कही है ना? तो कौन सी है जिनको बदलने की बात कही है? यह है महाराष्ट्र। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र ने कुछ कॉलोनियों के नाम बदल दिए हैं, क्योंकि ये इन कॉलोनियों के नाम पहले से चले आ रहे हैं जो जाति आधारित थे, है ना, जो जातियों के आधार पर नाम रखे गए थे। एग्जाम्पल अगर आपको दे तो जैसे ढोर बस्ती एक जगह है मुंबई में, महाराष्ट्र में ढोर बस्ती है, तो इसका नाम बदला गया है, ब्राह्मणवाड़ा है, ब्राह्मणवाड़ा। और माली गली, ये भी है माली गली, है ना। तो ये सब नाम बदले जाएंगे। और एक और है एग्जाम्पल और ले लीजिए, महारवाड़ा, तो ये सब नाम बदल दिए जाएंगे। इस टाइप के जितने भी नाम है महाराष्ट्र में। सब्जियों के लिए न्यूनतम आधारित मूल्य रखा गया है। सब्जियों के लिए न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? केरल। ठीक है, याद रखिएगा केरल है। ये क्या है कि केरल ने जो है क्या डिसाइड किया है कि जो उत्पादन लागत से 20% ज्यादा सब्जियों का मूल्य होगा। और केरल की बात आती है तो केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन है। ठीक है, और ये नियम जो है 1 नवंबर से प्रभावी है, 1 नवंबर 2020 से, कि सब्जियों का जो लागत मूल्य है, उत्पादन मूल्य, वो लागत से 20% ज्यादा होगा। अगला देखते हैं, गिग इकोनॉमी हाल फिलहाल में चर्चा में रही है। ये एक टर्म है इकोनॉमिक्स का, गिग इकोनॉमी।
जिसको लेके नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इसको लेके नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में क्या कहा है कि अभी कोरोना काल में जो कोविड-19 का काल चल रहा था, अभी चल ही रहा है, बट ये इस पीरियड में गिग इकोनॉमी ने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना के रखा है ना, इंडिया को संभाले हुए है। गिग इकोनॉमी होती क्या है कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी को पकड़ लेता है, किसी कंपनी को पकड़ लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा देखने पे अगली कंपनी उसे छोड़ के अगली कंपनी पकड़ लेता है। मतलब कि किसी भी कंपनी में परमानेंट ना रहना, किसी भी कंपनी में परमानेंट ना रहना, इस टाइप की इकोनॉमी को गिग अर्थव्यवस्था में रखा गया है। नीति आयोग ने कहा है कि ये इकोनॉमी, इस टाइप की इकोनॉमी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें फायदा बहुत ज़्यादा होता है। जहां भी इंप्लॉयज़ को फायदा मिला, इंप्लॉयज़ ने एक कंपनी छोड़ी और अगली कंपनी पकड़ी, एक कंपनी छोड़ी अगली कंपनी पकड़ी। तो ये कोरोना काल के दौरान ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये इतना ज़्यादा देखा गया है कि ये सुर्खियों में है। और इसमें क्या है कि नो बाउंडेशन नहीं होता है किसी भी इंप्लॉयज़ के ऊपर कि वो किसी कंपनी में बना रहे। अगला देखिए, अगला क्या है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित पंचायती राज कानून को मंजूरी दी है। इस तहत त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो गई है भाई जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो गई है ना। 370 हटाने के बाद यहाँ बहुत सारे नियम कानून बदले गए हैं। जो पहले से चले आ रहे थे उनको अमेंड करके कुछ न कुछ नया करने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को कंट्रोल में करने के लिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं लाना शुरू कर दी है। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है, ये पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा नागरिकों के लिए हित में होगी। अगला देखते हैं, मेडिकल्स क्या है। मेडिकल्स की बात करते हैं। मेडिकल्स अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहा है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि मेडिकल्स आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल्स होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो बात करते हैं कि मेडिकल्स है कहाँ पे। तो अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में मेडिटेरियन सी कहाँ पे है। मेडिटेरियन सी है ये अफ्रीका, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। ये वाला जो एरिया है ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के ऊपर है काला सागर, कैस्पियन सागर, फिर काला सागर। कैस्पियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। अब देखिए, तो भूमध्य सागर में उठने वाले जितने भी ट्रॉपिकल, रिपीट करता हूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी स्पीड में अब बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इन साइक्लोन की स्पीड में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि ये आसपास के जो रिहायशी क्षेत्र हैं, रहने वाले क्षेत्र हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगे हैं। तो उनमें क्या दिक्कत हो रही है कि ये पहले तो बड़े बड़े सागरों में उठा करते थे, लेकिन मेडिटेरियन सी में ये जो पहले भी उठते थे, लेकिन इनकी स्पीड बहुत कम रहा करती थी। इनकी स्पीड जो है बहुत कम रहा करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि लानोस एक उठा है, जो ग्रीस, यहां पे ग्रीस है, इटली के पास। आगे बढ़े अगर इटली से तो यूरोपियन कंट्री है ग्रीस, जिसको यूनान भी बोलते हैं। यूनान के द्वीपीय जो एरिया है और ग्रीस के आसपास जो तट से लगे हुए क्षेत्र है, उनमें भयानक तबाही मचाई है इस लानोस तूफान ने। ट्रॉपिकल साइक्लोन है लानोस। तो इसका याद रखेंगे, मेडिकल्स क्या होता है, भूमध्य सागर में उठने वाले साइक्लोन होते हैं। ठीक है, मैचिंग करने के लिए एग्जाम में जरूर पूछ लेता है कि जैसे विलीज है ना, हेरिकेन्स, तो मेडिकल्स ये भी दे देगा, है ना। तो मेडिकल्स क्या है, भूमध्य सागर में उठने वाले तूफान है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।